Hello friends, welcome back to my channel. And in last class, we are doing basic of arithmetic progression. So समांतर श्रेणी के जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है कि शब्दों या पदों का या संख्याओं या पदों का ऐसा क्रम जिसमें दो पदों के बीच या फिर लगातार दो पदों के बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहना चाहिए. जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ उदाहरण के तौर पे बताया हुआ है 2, 4, 6, 8. तो अपन थ्रू आउट द यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर थ्रू आउट द प्रोग्रेशन देखें तो इनमें कॉमन डिफरेंस है जो वो 2 है. ठीक है. तो ऐसे ही किसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं. अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, अर्थात ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया. ठीक है. और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि डी की वैल्यूज क्या होती है? A2 - A1 अर्थात मैंने तुम्हें पिछली वाली क्लास में बताया था कि जब अपन A2 - A1 लिख रहे हैं तो A2 क्या होता है? व्हाट इज A2? तो व्हाट इज A2? तो आपका रिप्लाई क्या होगा कि A2 है समांतर श्रेणी का दूसरा पद, अर्थात दूसरा पद मतलब A+D यानी कि पहला जो पद है उसमें अपन सार्वंतर को जोड़ देंगे. ठीक है. तो किसी भी समांतर श्रेणी को जनरेट करने के लिए या फिर बनाने के लिए हमें उसके दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो पहला पद और एक सार्वंतर. ठीक है. तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. फिर मैंने इससे आगे तुम्हें बताया था कि एन व पद कैसे याद करते हैं. तो मैंने तुम्हें डेरिवेशन करके बताया था उसका. तो पहला पद अपन ने ए से डिनोट करा था, दूसरा पद A+D से करा था. तो A+D को मैंने क्या लिखा था? A+2 - 1 कोष्टक में बंद D. तो जब अपन दूसरा पद चुन रहे हैं तो उसमें कौन क्या आ रहा है? 2 - 1 आ रहा है. तो n पद चुनेंगे तो क्या उत्तर आएगा? A+n - 1 इंटू D. अब मैं तुमसे ये पूछूं कि a n-1 का पद कौन सा होगा? n-1 का पद क्या होगा? तो n-1 पुस्तक में D. तो यानी कि n-2D हो जाएगा वो. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, लाइक इस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ विशेष क्वेश्चंस. सो हियर द बुक ऑफ 10th NCERT. ओके. अब तुम्हें जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे अब मैंने तुम्हें बताया था अंतिम पद लास्ट टर्म क्या होती है? लास्ट टर्म होती है उसका nवां पद, यानी कि nवें पद को ही अंतिम पद बोलते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उदाहरण फर्स्ट पे. तो उदाहरण फर्स्ट में अपन को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी लिखिए. तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा? इसमें प्रथम पद ए कोई बता सकता है? तो प्रथम पद ए हो जाएगा. प्रथम पद ही तो होता है ना ये. तो 3/2 हो जाएगा. ठीक है. और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? या तो A2 - A1 कर लो, या तो A2 - A1 कर लो, या फिर A3 - A2 कर लो, या फिर A4 - A3 कर लो. तो कोई भी करेंगे तो अपन को क्या, अब मैं मान लेता हूँ चलो A2 - A1 कर रहे हैं अपन. ठीक है. A2 - A1 करेंगे. अब तुम ये मत बोल देना कि भैया ने ये A2 - A1 से ही क्यों करा है. तुम A3 - A2 से भी कर सकते हो. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तुम ले रहे हो तीसरा पद और एक ले रहे हो तुम दूसरा पद, एक ले रहे हो तुम पहला पद. Okay, so you have to take instant values, मतलब like तुम्हें continuous values लेनी है. पहले के बाद पहला ले रहे हो तो उसके साथ दूसरा लेना है,
दूसरा ले रहे हो तो उसके साथ तीसरा लेना है। तो a2 माइनस a1 करोगे तो 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, तो 1/2 माइनस 3/2 करोगे तो कितना उत्तर आएगा, -1, -1। सो अपन को अब उत्तर में नीचे लिखना है, अतः दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है और वो इतना हो गया। ठीक है, सो सॉरी टू इंटरप्ट। सो वी आर डिस्कसिंग। अब अपन को क्या लिखना है इसमें कि नीचे अपन ने कितना निकाल लिया, -1 निकाल लिया ना, तो अपन को लिखना है अतः दी हुई एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a बराबर इतना है और d बराबर इतना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दूसरा बताइए, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। अब तुम्हें कोई भी संख्या एपी में है या नहीं है, तो ये तुम कैसे चेक करोगे कि डी की वैल्यूज निकालनी है। अब मैं तुम्हारे सामने जैसे कि एक वो लिखता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 5, 5 के बाद लिख दिया मैंने 10, 10 के बाद मैंने लिख दिया 16। ठीक है, तो अब तुम ऐसे एपी कैसे प्रूव करोगे या नहीं करोगे, एपी है या नहीं है। तो हर हर पद के बाद का डिफरेंस समान होना चाहिए, यानी कि इनमें दोनों में डिफरेंस समान होना चाहिए। इनका डिफरेंस इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस हमेशा समान रहना चाहिए। तो अब अपन डी निकालेंगे इनका, अर्थात अपन को सारवंतर से पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि प्रथम पद से तो अपन को कुछ पता चलना नहीं है। तो अपन को डी की वैल्यूज निकालनी है। तो डी की वैल्यूज क्या होती है, a2 माइनस a1 है ना, और सॉरी a2 माइनस a1, और d की वैल्यूज अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a3 माइनस a2। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, या फिर ऐसे समझो इसको कि पूरी समांतर श्रेणी में डी सारवंतर समान होना चाहिए। तो इस श्रेणी में अब पहले जो एपी दी हुई है ना तुम्हारे लिए, तो इस श्रेणी में पहले तुम निकालना a2 माइनस a1 निकालोगे तो 6 उत्तर आएगा। ठीक है, और 10 16 करेंगे तो 6 उत्तर आएगा, है ना, इसमें भी 6 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी दिख रही है ये तो इसके अगले दो पद निकालने हैं। तो अगले दो पद क्या हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा 28 और उसके बाद का क्या हो जाएगा 34। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा पद देख रहे हैं, है ना, तो 1 और -1 में कितने का अंतर हो गया, -2 का हो गया, है ना, और इसमें कितने का हो गया, -2 का हो गया, और इसमें कितने का हो गया, -2 का हो गया। तो ये भी एक एपी है, ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सारवंतर कितने का है, -2 कांस्टेंट ही तो है ना, कॉमन डिफरेंस -2 की तो है। तो उनको क्या बोलेंगे फिर, अगला पद क्या हो जाएगा इससे, -7 -9। आ गया ना, हाँ या ना, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है। सो अब तुम है ना, अब इस पद का वो देखो। ठीक है, तो अब नीचे वाले पद में, या फिर तुम आगे से, अब दो को मैं करा रहा हूँ, दो को तुम खुद करोगे तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। याद रखना, टीपना बिल्कुल नहीं है, अर्थात चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सो एंड और ऐसा मत बोलना कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते हैं, तो प्लीज थोड़ा कॉर्पोरेट करना, क्योंकि मैं बेसिकली हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, बट मैंने बीएससी पूरी इंग्लिश में कर रहा हूँ। एंड तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना, थोड़ा कॉर्पोरेट करना मेरे साथ। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ 5.1 एक्सरसाइज, है ना। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है इसमें, पहले क्वेश्चंस में पढ़ो कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15। अर्थात जो एपी का प्रथम पद है ना वो हमेशा 15 रहेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है।
यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है ना। तो अब तुम्हें इसको कैसे करना है बताओ, कैसे करना है। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि 15 में आप जितने भी किलोमीटर जाओगे ना, जैसे 15 में अपन ने प्रथम किलोमीटर चल लिए, तो 15 के बाद अपन जितने भी किलोमीटर चलेंगे ना, तो उनका किराया हमेशा 8 8 8 बढ़ जाएगा, 8 8 8 बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, बताओ अब तुम बताओ मुझे, चलो क्या होगा, ये एपी है या नहीं है, बताओ। तो ये एपी होगा क्योंकि 15 के बाद अपन इसमें 8 जोड़ेंगे तो 23 उत्तर आएगा, फिर उसके बाद 31 आएगा, फिर उसके बाद 39 आएगा। यानी कि अब ये एपी ही तो बन गई है भाई। पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 किलोमीटर था ना, 15 रुपए था। दूसरा के 23 हो गया, तीसरे में 31 हो गया, चौथे में 39 हो गया। तो इनमें 8 8 का अंतर ही तो है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो इनमें अंतर 8 8 का ही तो है, अर्थात ये एपी में है। ठीक है। अब किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि आगे तुम जाके एक चीज पढ़ोगे कि व्हाट इज, एक चीज पढ़ोगे तुम, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है, जैसे मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ 2, तो अगला टर्म आएगा ना जो इसका किसी से गुणा करके आएगा 4, या फिर इससे गुणा हो जाएगा 8, फिर इससे गुणा हो जाएगा 16। ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि 1/4 भाग निकाल रहा है, हर बार 1/4 भाग निकाल रहा है। यानी कि पहली बार अगर मान लो अपन ने एक्स हवा मान ली, उसमें एक्स हवा मान ली, एक्स हवा मान ली, पहले एक्स हवा थी। अब उसने निकालने के बाद कितनी हो जाएगी, एक बार निकालेगा तो वो एक बार निकालेगा तो उसके बाद रह जाएगी उसमें 3x/4, 3x/4 रह जाएगी ना। मतलब पहले उसका क्या, 1/4 भाग निकाल रहा है। यानी कि पहले उसने निकाला x/4 भाग, x/4 भाग निकाल लिया ना उसका, x/4 भाग निकाल लिया उसने, तो बची कुछ ही हवा कितनी रह गई अब, 3x/4 रह गई। ठीक है। तो अब ये मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो ये कौन सी श्रेणी बन जाएगी, ये एक एपी बनेगी या जीपी बनेगी, गुणोत्तर प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। तो ये जीपी में है ना कि एपी में, तो इसको हमेशा गलत कर देंगे। ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई दे रखी है अपन को 150 तो प्रथम मीटर की खुदाई अर्थात प्रथम पद दे दिया। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। 50 जब बढ़ती जाती है तो पहले 150 हो गई, तो उसके बाद कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, है ना। आपको बशर्ते एपी में लिखना है क्वेश्चन, आपको बशर्ते किस में लिखना है, एपी में लिखना है। देखो पहले मतलब चूंकि लगा के लिखना है। तो एक सेकेंड, मैं अपना गूगल नोटपैड खोलता हूँ, अभी उसमें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। सो प्लीज वेट फॉर टाइम, सम टाइम। ओके। ओके। सो अब मैं तुम्हें जैसे ना एक चीज बता रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें क्या पता है कैसे लिखना है, जैसे मान लो मैं तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि चूंकि का निशान लगा के यहाँ पे लिखना है पहले कि पहले मीटर की खुदाई के लिए कितना लग रहा है। पहले की खुदाई कितने में हो रही है बताओ, पहले की खुदाई हो रही है 150 में। ठीक है। उसके बाद 50 रुपए बढ़ती जाती है ना, 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी कि पहले कितना का है 150 का, तो 150 में 50 जोड़ोगे तो 200 हो गया, 200 में 50 जोड़ोगे तो 250 हो गया, है ना। यानी कि अब तुम्हें ऐसे ही ये श्रेणी चलती जाएगी, ऐसे ही ये श्रेणी चलती जाएगी। तो इस श्रेणी में हमेशा प्रथम पद के बीच का अंतर कितना है, अंतर तो हमेशा 50 ही रहेगा ना। यहाँ पे इसको निकाल के बता दो कि d बराबर कितना है, d बराबर a2 - a1 कर दो। a2 - a1 कितना आ गया, a2 - a1 कितना आ गया, 50 आ गया ना। और a3 - a2 निकाल दो इसके लिए। यानी कि अब किसी चीज को जब अपन एपी प्रूव करेंगे ना, तो उसमें हमेशा क्या रहना चाहिए, a2 - a1 बराबर a3 - a2, तो वह एक एपी होगी अन्यथा नहीं होगी।
ठीक है ना। तो यह एक एपी है, यहाँ से सिद्ध हो रहा है क्योंकि सारबंतर सब में समान हो गया ना, सारबंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस सब में समान हो गया ना। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करी जाती है। तो अब ये क्वेश्चंस बताओ, खुद करोगे, बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जानते हो? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला जानते हो? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, इनटू दर, दर को बोलते हैं रेट, इनटू टाइम, समय, कितने समय के लिए दिया गया है, और इनटू में 100, बटे में 100 बराबर, इसको बोलते हैं मूलधन। मूल मतलब ब्याज, ब्याज को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इस मतलब ब्याज को बोलते हैं इंग्लिश में रेट, इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट बोलते हैं। तो पीआरटी इंटू 100। तो अब इसने कितनी राशि दी है? 1 लाख रुपए दी है, 1 लाख रुपए दी है। ठीक है, तो उसका रेट कितना है? 8%। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है कि वार्षिक, वार्षिक यानी कि 1 ईयर, 1 ईयर का अपॉन में 100। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज कितना हो गया? अपन के पास 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो 8,000 हो गया। 1 साल का ब्याज 8,000 हो गया, 8,000 हो गया। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 1 साल में उसके पास आते हैं 1,08,000 रुपए। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? एक तो होता है साधारण ब्याज, जो कि हमेशा मूलधन पे लगता है। मूलधन अर्थात जो आप राशि दे रहे हो ना, उस पे लगेगा हर साल। जैसे कि पहले आपने 1 लाख रुपए दिए, तो उसके कितने ब्याज हो गया? 1 साल का 8,000 रुपए हो गया। तो अगली साल का भी 10,000, 1 लाख पे ही निकालेंगे, अगली साल का भी 8,000 हो जाएगा। यानी कि उसमें जब चलते हैं तो उसमें एक एपी आ जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर अब मैं तुम्हें बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जब होता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कभी समांतर श्रेणी में नहीं होता है। साधारण ब्याज होता है तो साधारण ब्याज हमेशा एपी में रहता है। तो अब 10,000, 10, 1,08,000 आ गया, तो 1,08,000 का अपन को निकालना है। अब इस पे निकलेगा 8% वार्षिक दर से। तो 8% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा ये, बताओ मुझे। 8% वार्षिक दर से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना करो बताओ। 8, 8 चौक 64 और 6 और 8, 8,640, यानी कि दूसरी वर्ष का ब्याज इतना है। तो अब तुम्हें ना मिश्र धन निकालना है, तो सीधा सा आंसर लिख दो, इतना बड़ा नहीं करना है। तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो हमेशा एक नए मूल्य पे निकलता है। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हें एक जैसे मैंने तुम्हें 50 रुपए उधार दिए, और अगली साल के ब्याज सहित हो गया मेरा 75 रुपए। तो अगली साल जब आप मुझसे लोगे ना, अगली साल यदि मुझे वो पैसे वापस नहीं करते हो, तो अगली साल का ब्याज मैं तुम्हें 75 रुपए पे लगाऊंगा, ना कि 50 रुपए पे। और यदि साधारण ब्याज पे दिया हुआ होता तो 50 रुपए भी लगता रहा, 50 रुपए पे ही लगता, तो उसमें एक ही राशि जुड़ती है हमेशा, एक ही राशि जुड़ती। जैसे ही साधारण ब्याज पे दिया हुआ होता, तो 1 लाख में हमेशा 8,000 ही तो जुड़ता। यानी कि पहले 1,08,000 था, फिर उसमें 8,000 जुड़ जाता, फिर उसमें 8,000 जुड़ जाता। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो चलो अब बताओ, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर डी है। इस सवाल को तुम खुद से करोगे, खुद से करोगे इन सवालों को, इन सवालों को खुद से करोगे, मैं नहीं कराऊंगा इन सवालों को। ठीक है, अब तुम्हें खुद से करना है, खुद से करोगे ना कोई क्वेश्चन, तभी मजे आते हैं क्लास लेने में, वरना ना कुछ नहीं है, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा और तुम तब तक ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो बस, है ना।
निम्नलिखित में प्रत्येक श्रेणी के प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मैंने उदाहरण कराए थे तब उनमें यही सेम टू सेम सवाल करवाए थे, तो प्लीज ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। अब एपी का ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि एपी कैसे लिखते हैं। एपी का ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होता है कि डी बराबर A2 माइनस A1 निकालना होता है। डी बराबर A2 माइनस A1 निकाल लो और डी बराबर A3 माइनस A2 निकाल लो। यदि इन दोनों में भी सही आ रहा है और आपको समस्या में कोई समस्या नहीं दिख रही उसमें, तो आप लिख देना कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है, अतः है ये एक समांतर श्रेणी है। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से करोगे, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा अनुमान दे देता हूँ। जैसे देखो, दो दो इंटू दो करेंगे तो 4 उत्तर आएगा, 4 का गुणा 2 से करा है 8 उत्तर आएगा, 8 का गुणा 2 से करेंगे 16 उत्तर आएगा। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थात यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब 2 5/2, 3 और 7/2 है ना। तो दो में जब अपन 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा। तो अतः ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में सारवंतर पूछा हुआ है अपन से, तो सारवंतर कितना हो जाएगा इसमें बताओ। सारवंतर हो जाएगा इसमें हाफ। ओके, हाफ हो जाएगा ना। अब बाकी के क्वेश्चंस खुद करना, है ना, और बाकी के क्वेश्चंस खुद करना। देखो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये तुम्हें दिख ही गया होगा इससे, ये तुम्हें दिख ही गया होगा ना इससे। यानी कि इसमें इसने 0.20 जोड़ा है, 0.20, है ना। इसमें जोड़ा है इसने 0.200, 0.200, और इसमें जोड़ा है इसने, बताओ इसमें क्या जोड़ा है। इसमें जोड़ा है 202, और इसमें क्या जोड़ा है बताओ। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है, ये वाला। ठीक है, ये वाला समांतर श्रेणी नहीं है, प्रत्येक पद -1/2 आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, देख लो 1397 आ रहा है, यानी कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। और बताओ ये कौन सा प्रोग्रेशन है, √3। तो √3 को अपन क्या लिखेंगे, √3 के बाद √6 है, तो √6 में √2 इंटू √3 होगा ना, और √9 को 3 लिख सकते हैं। तो ये भी एक कैसा प्रोग्रेशन है बताइए, ये भी एक कैसा प्रोग्रेशन है बताइए। तुम्हें बताना है, खुद से करना, वरना मुझे कमेंट में बता देना, मैं खुद से करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपन कंप्लीट कर चुके हैं 5.1, एंड प्लीज ट्राई ऑन योर ओन। बाकी कमेंट करके मुझे बता देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि यदि कोई हमारी इस क्लास के नोट्स चाहता है, तो मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक गूगल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसे फॉर्म को भर दें, अर्थात उसमें अपनी जीमेल आईडी भर दें, जिससे मैं आपको उस जीमेल आईडी पर अपने जो नोट्स हैं उन्हें भेजने का प्रयत्न करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सॉरी, एंड आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल।